हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीके सोशल ज्ञान चैनल में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, मेरा नाम बसंत कुमार है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 नए कानूनों के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अनावश्यक बातें कर रहे हैं कि ये कानून ख़राब है और इसमें बहुत सारी कमियां हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मनमानी ढंग से, मनमानी तरीके से इस कानून को लागू किया है। दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं, ये पूरी तरह से जो है जांच परीक्षण करने के बाद पूरी तरीके जो देश के सर्वश्रेष्ठ कानूनविद हैं, कानून मंत्री हों चाहे कानूनविद हों, चाहे जो भी कानून का ज्ञान रखने वाले लोग थे, उनके साथ जो है सरकार ने बड़े गंभीरता के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही इस बिल को सदन में पेश किया था और दोनों सदनों से इसको बहुमत के साथ पारित किया गया। दोस्तों, उसके उपरांत ही गवर्नमेंट ने जो है ये कानून लागू किया है। दोस्तों, संसद के दोनों सदनों से पास हुआ था बाकायदा, तब जाके राष्ट्रपति ने जब मंजूरी दी तो इसकी अधिसूचना जारी की गई। दोस्तों, तो इस कानून में कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको ना लागू किया जाए। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा कानून है। दोस्तों, अब इसमें बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं कि नहीं, इस कानून को जो है वही जो पुराने कानून थे उसी की बातें इसमें उठा के ज्यों का त्यों रख दिया गया, कुछ भी नया नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी बातें नहीं हैं। आप पहले इन कानूनों को, जो 3 नए कानून हैं, इनको अच्छे से अध्ययन करिए, रीड करिए, इनको पढ़िए, समझिए, तब किसी डिसीजन तक आप जाइए। दोस्तों, ऐसे अनावश्यक तरीके से आप बिना पढ़े लिखे अगर कोई भी तरीके कमेंट करते हैं दोस्तों, तो ये थोड़ा सा एक गैर जिम्मेदारी वाली बात हो जाती है। दोस्तों, मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि आप सभी लोग अच्छे से पहले इन कानूनों को रीड करिए। दोस्तों, मैंने अपने आसपास जो है बहुत सारे लोगों से मैं मिलता रहता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो उसमें तमाम विचारधाराओं के लोग रहते हैं। कोई भाई बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं, कोई समाजवादी पार्टी के समर्थक है, कोई कांग्रेस के हैं, कोई बहुजन समाज पार्टी के हैं, या नहीं कह सकते, अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, तो कुछ ना कुछ टिप्पणियां करते रहते हैं। मैं सभी से एक चीज़ कहता हूं कि हमेशा पे तर्क पे बात करिए, कानूनों का रीड करिए। मैंने एक सज्जन से पूछ लिया कि भाई आप इस कानून में कमियाँ बता रहे हैं, तो ये कानून के जो 3 लागू हुए हैं, इनके नाम क्या हैं, ज़रा आप उसको बताइए, कौन कौन से कानून हैं। तो वो सज्जन बिल्कुल से शांत हो गए। एक्चुअली में क्या है कि उनको 3 कानूनों के नाम ही नहीं मालूम थे। उनको सिर्फ मोदी विरोध, मोदी मोदी मोदी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की हर हाल में आलोचना करना था। उनको तीनों कानूनों के नाम तक याद नहीं थे। दोस्तों, कि ये हमारे जैसे BNS हो जाता है, भारतीय न्याय संहिता, इसका भी नाम नहीं मालूम था, और हमारा BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका भी नाम उनको नहीं मालूम था, और जो BSA हमारा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसका भी नाम दोस्तों इनको नहीं मालूम था। तो मैंने कहा भाई पहले आप अच्छे से इनको पढ़िए, समझिए, तब कोई डिसीजन पे आप जाइए। तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। कानून जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, जो चीज़ें मैं पढ़ता हूँ डेली, उनको आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से रखने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, हो सकता है मेरे रखने में भी कोई त्रुटियाँ हो जाएँ, कुछ गलतियाँ हो जाएँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूं, लेकिन मैं प्रयास करता हूं दोस्तों कि जो बेस्ट से बेस्ट जानकारी है वो आपके समक्ष रखूं। दोस्तों, कुछ खूबियां, कुछ अच्छाइयां इस कानून की हैं, कुछ फ़ायदे हैं आम पब्लिक के लिए, उसको मैं बताने का प्रयास इस वीडियो में कर रहा हूं। दोस्तों, जैसे हमारा सबसे पहला फ़ायदे की अगर हम बात करें तो दोस्तों, जैसे मान लिया पहले अपराध होते थे IPC के ज़माने में, तो जैसे मान लिया आप बेंगलोर में रहते हैं, रहने वाले यूपी के हैं, लेकिन कमाने के चक्कर में 2 पैसे आप बेंगलोर में रहते हैं, आपके साथ कोई अपराध हो गया। अब बताइए, वहाँ पे आप परदेसी हैं, वहाँ पे आप लड़ेंगे झगड़ेंगे किससे, कितने लोकल लोगों से आप लड़ेंगे। तो स्वाभाविक है वहाँ पे आप ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। जो भी आपके साथ घटना हुई है, अपराध हुआ, किसी तरीके से आप अपनी जान बचा के पहले आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट की तरफ भागेंगे, तो आप किसी तरीके से वहाँ से निकलने के प्रयास करते हैं। तो पहले ये था कि जहाँ आपके साथ विवाद होता था, तो वहीं आपको FIR, उसी संबंधित एरिया के जो थाने थे वहीं पे FIR आपको दर्ज करवानी पड़ती थी, रपट लिखवानी पड़ती थी। ये बाउंडेशन थी IPC में। दोस्तों, कौन वहाँ पे रपट लिखवाएगा, उसको तो अपनी प्राण की बच्चे पड़ी है, वो भाग के किसी तरीके से अपने गाँव जाएगा पहले, कि पहले प्राण बचाया जाए। सही बात है ना। तो अब इसमें क्या सुविधा हो गई है कि आपके साथ कहीं कोई ज्यादती होती है, अपराध होता, तो आप पहले अपने प्राण बचा के सुरक्षित अपने होम डिस्ट्रिक्ट, होम स्टेट आप आइए, इत्मीनान के साथ अपने जो लोकल के थाने वहाँ पे आप जाइए, और वहाँ पे बैठ करके
आपके साथ जिस थाने में जिस एरिया में घटना घटी है उसकी पूरी जानकारी उस थाने में आप दीजिए। आपकी एफआईआर यहाँ दर्ज कर ली जाएगी। सारा ब्यौरा है आपका बेंगलोर का, उस संबंधित थाने का जहाँ पे घटना घटी थी, उसका सब कुछ यहाँ पे फीड कर लिया जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ दोस्तों हो गई है। आपकी एफआईआर जो है रजिस्टर्ड कर ली जाएगी। आप देश के किसी भी कोने में आपके साथ घटना घटी हो, आप किसी भी कोने में किसी भी थाने में देश के जाके अपनी एफआईआर लिखवा सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है दोस्तों बीएनएस के तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत। दोस्तों ये जो 150 साल पुराने कानून थे, वाकई इसमें बहुत ही परिवर्तन करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि पहले दोस्तों आपको मालूम होगा साइबर अपराध जैसी कोई समस्या नहीं थी, आतंकवाद नहीं था, हाँ, मॉब लिंचिंग जैसी कोई घटनाएं नहीं घटित होती थी दोस्तों। आज के समय में ऑनलाइन ठगी इतना ज़्यादा चल रहा दोस्तों, तो अब अगर आतंकवाद की भी समस्या बहुत बड़ी हो गई है आज के समय में। अगर आप 150 साल पुराने कानूनों के तहत काम करेंगे तो कहाँ किसको न्याय मिल पाएगा, तब तो कुछ नहीं मिलेगा। आप अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा खर्चा करते रहेंगे, अदालतों के मुकदमों के चक्कर में फंसते रहेंगे। आपको पैसा खर्चा करने के बाद क्या मिलेगा, तारीख। जैसा सनी देओल ने कहा था दामिनी पिक्चर में कि सिर्फ आपको तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख यही मिलेगी। तो दोस्तों ये व्यवस्था को गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ख़त्म किया है कि आपको कैसे जो है न्याय जो है जल्दी मिले। अब न्याय कैसे जल्दी मिलेगा दोस्तों, इसके लिए सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी गई है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए एफआईआर आपकी दर्ज हो गई है, तो एफआईआर दर्ज करने की जो समय सीमा है घटना घटित होने के बाद, उसको भी एक फिक्स कर दिया गया है, टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है। अब एफआईआर के बाद क्या होता है कि पुलिस जाँच करती है। अमूमन देखा जाता है पुलिस वाले जो है किसी भी कारण से, किसी भी रीज़न से, हो सकता है मामले कुछ ढीला ढकोली करें, कुछ लटकाने का प्रयास करते हैं, कुछ भी अनावश्यक चीज़ें करने का प्रयास हो सकता है करते हो प्रशासन। तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन की जांच करने की जो टाइमलाइन थी उसको भी फिक्स कर दिया गया है इस बीएनएस कानून के तहत। तो यहाँ पे आप ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। जब एक बार एफआईआर दर्ज हो जाती है और उसकी भी टाइमलाइन फिक्स है, जांच करने की टाइमलाइन फिक्स हो गई। अब जांच करने के बाद जब मामला जो है कोर्ट पहुंचता है, यानी चार्जशीट दाखिल करनी पड़ेगी कोर्ट में, तो वहां पे पुलिस प्रशासन जो भी संबंधित अधिकारी हैं कोर्ट के समक्ष जो है फाइल दाखिल करते हैं, जाके चार्जशीट दाखिल करते हैं। तो जब एक बार चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो उसके बाद जो वहाँ के संबंधित जजेस होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको भी चार्ज फ्रेम करना पड़ता है एक निश्चित अवधि के लिए, 60 दिन की टाइम उसमें भी फिक्स गवर्नमेंट ने कर दिया है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इस कानून के तहत कर दिया है। यानी चार्ज फ्रेम करने के लिए मजिस्ट्रेट ज़्यादा लंबा समय नहीं ले सकता दोस्तों, मात्र 60 दिन का टाइम, यानी 2 महीने के अंदर हर हाल में जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें चार्ज फ्रेम करना अनिवार्य कर दिया गया है दोस्तों। अब ये करने से आपका टाइम बचेगा, नहीं पता लगा चार्ज फ्रेम होने में 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर लगे जा रहे हैं, अब आपको तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख धनगाया जा रहा है दोस्तों। कितना अमूल चूल परिवर्तन, कितना क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया दोस्तों। आप सभी लोग देखते होंगे, अमूमन जो है कोई भी केस हो आप ले लीजिए, मुकदमा चलना स्टार्ट हो जाता है। गरीब लोग अपने जो है गाढ़ी कमाई का पैसा लगाते रहते हैं, वकील साहब या अन्य चीज़ों में खर्च करते रहते हैं, हाँ, देखा जाता है। और उनको क्या मिलता है, तारीख मिलती है। हाँ, बहसें पूरी हो जाने के बावजूद भी जज साहब मजिस्ट्रेट डिसीजन पेंडिंग रखते हैं। कभी कभी तो मैंने देखा, मैं कोर्ट के अंदर करीब 2 साल से बैठ रहा हूं, तो मैं चीज़ों को काफ़ी बारीकी तरीके से गौर करता हूं दोस्तों कि मुकदमा पूरा, मतलब बहस पूरी हो गई, सुनवाई पूरी हो गई है, इसके बावजूद भी डिसीजन नहीं दे रहा है, मतलब जज डिसीजन नहीं दे रहे हैं। तो उसकी भी एक समय सीमा इस बीएनएस कानून के तहत फिक्स कर दी गई है। अगर बहस पूरी हो गई है तो 45 दिन के अंदर आपको जो है अपना निर्णय सुनाना ही पड़ेगा, चाहे यस हो चाहे नो हो, आप इसको ज़्यादा पेंडिंग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बीएनएस कानून में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, आपको इसको समझने की ज़रूरत है। अनायास दूसरों के चक्कर में पड़ के इसकी खिलाफत करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया, बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। हम सभी लोगों को चाहिए कि और प्रोत्साहन करें कि और क्या सुधार हो सकता है दोस्तों। अभी बहुत कुछ सुधार होना चाहिए दोस्तों। धीरे धीरे सुधार एक नियमित प्रक्रिया रहती है, सुधार कभी भी बंद नहीं होना चाहिए दोस्तों। समय के साथ साथ समय की डिमांड बढ़ती है। और इस जो नए कानून हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहले क्या था, आतंकवाद, साइबर क्राइम्स, ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी।
तो अब इस जो नया कानून है उसमें आतंकवाद की स्पष्ट डिफिनेशन दे दी गई है, यानी आतंकवाद जैसी घटनाओं को कारित करने वाला व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा दिन तक बचेगा नहीं। जैसा आपने देखा होगा 2008 में अजमल कसाब एक आतंकवादी था और वो पाकिस्तान से कहाँ से आया था और उसने बहुत ही 100, 150, 500 लोगों को मारा था ताज होटल मुंबई में। लेकिन उसको देखो न्याय मिलने में आप सभी लोगों ने देखा होगा, हमें लगता है 6-7 साल लग गए थे कि 10 साल करीब लग गए थे दोस्तों। आप सभी लोगों ने देखा होगा इतना डिले क्यों हुआ। अब आप सोच रहे हैं कि उसका मतलब रख रखाव, उसकी सुरक्षा में करोड़ों अरबों रुपए खत्म हो गए थे। जो आतंकवादी था, ये समझ लीजिए ऐसा देश का कानून था, क्योंकि कोई चीज़ स्पष्ट नहीं थी। अब अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाएगा तो उसके लिए इतना टाइम नहीं लगेगा कि सालों उसको मेहमान की तरीके जो है इसको सुरक्षित रखा जाए, उसकी सब व्यवस्था किया जाए, उसको न्याय में कोई डिले नहीं होगा, चटपट सब काम होगा दोस्तों। अब बहुत अच्छा परिवर्तन कर दिया गया दोस्तों। और इसमें जो साइबर अपराध थे, ऑनलाइन ठगी थी, इसको भी शामिल कर दिया गया है। जैसे पिछले कानूनों में ये चीज़ें नहीं थी दोस्तों, बहुत चीज़ें बदल गई हैं दोस्तों। जैसा अगर हम बात करें साक्ष्य अधिनियम की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो हमारा अभी हाल फिलहाल का है दोस्तों। आप जो पहले आप देखते रहे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हुआ करते थे, जैसे मान लिया फ़ोन रिकॉर्डिंग हो गई, व्हाट्सएप चैटिंग हो गई, इंस्टाग्राम चैटिंग, टेलीग्राम, किसी भी तरीके का ऑनलाइन जो हमारा सबूत हुआ करता था किसी भी अपराध का, उसको आईपीसी के ज़माने में जो है सबूत के तौर पे नहीं मानते थे, यानी लीगल था ही नहीं वो। तो बताइए कितनी बड़ी समस्या थी। अब इस कानून के आने के बाद जो भी व्हाट्सएप चैटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग जो भी हो, इंस्टाग्राम चैटिंग हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कोई भी चैटिंग हो, उसको एक लीगल एविडेंस के रूप में मान्यता मिल गई है इस बीएनएस कानून के तहत। उसको आप बतौर साक्ष्य के रूप में कोर्ट के सामने रख सकते हैं दोस्तों। बहुत चीज़ें दोस्तों परिवर्तन हो गया है। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से कितनी जानकारी आपको, तो वीडियो और लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत बड़े व्यापक बदलाव इस कानून के तहत हुए हैं। आप अच्छे से पढ़िए, इसके बाद किसी डिसीजन पे जाइए दोस्तों। मैं पूरी जानकारी तो इस वीडियो में नहीं दे सकता दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ें हैं। थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे रहा हूं। जैसे और आगे की जानकारी दोस्तों मुझको मिलती रहेगी तो मैं वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको जानकारी देता रहूँगा दोस्तों। आप चाहे तो जो मेरे चैनल है इसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है नए कानून की जानकारी नाम से। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस नए कानून से संबंध में मैंने कई सारे वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं और उसमें डाल रखे हैं। कुछ प्रमुख जो है आर्टिकल, जो धाराएं थी, जैसे 302, 307 हो गए, 156 हो गया, 376 हो गया, जो प्रमुख 30 धाराएँ थी जो अमूमन जो है ज़्यादा यूज में लाई जाती थी, उनका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना के डाल रखा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं उसमें क्या क्या प्रावधान है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों। और अपने मित्रों तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और जिससे कि उनके मन में जो भी गलत धारणाएं हैं कि कानून सही नहीं है वो ख़त्म हो जाए दोस्तों। कानून बहुत अच्छा है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।